पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिक्स, लीडर्स या इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिखाती है समानता, लोकतंत्र, अधिकार क्या है और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज के टॉपिक में हम ये पढ़ने जाएंगे बेसिक पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज शामिल है और वह हमारे लिए क्यों जरूरी है। Hello everyone, I am Priyanka Bhadauria. I am your political guide and mentor. Today we are going to discuss first chapter of class 11, that is Introduction of Political Science. चलिए हम जानते हैं what is political theory. Political theory is concerned with the ideas and principles that systematically shape the constitution, governments and social life. Certain values and principles such as democracy, freedom, equality, justice, etc. are concerned in this topic. पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसे वैल्यूज और प्रिंसिपल को कंबाइन करके बनाई जाती है जो हमारे सिस्टम को, हमारी गवर्नमेंट को या हमारी सोशल लाइफ को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। उनमें कौन कौन से वैल्यूज शामिल होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी। ये सारी चीजें जो होती है पीपल को इंस्पायर करती है, साथ ही साथ हमारी पॉलिसीज जो होती है उन्हें बनाने में हेल्प करती हैं। द ओरिजिन ऑफ दीज वैल्यूज एंड वर्ड्स नीड टू बी अंडरस्टूड रैशनली एंड पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस इन दैट रिस्पेक्ट। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन व्हाट फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड अदर कॉन्सेप्ट्स मीन। पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, फ्रीडम क्या है, सेकुलरिज्म क्या है और भी अदर कॉन्सेप्ट्स, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनकी वैल्यूज क्या है, इनमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स शामिल हैं, ये हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? हम फिर से वही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें हैं जो हम पॉलिटिकल थ्योरीज में पढ़ते हैं। अलग अलग कंट्रीज है जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबरलिज्म शब्द या जिसको हम लिबर्टी कहते हैं हमने फ्रांस के रिवॉल्यूशन से लिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया। ऐसे ही अमेरिका में राइट टू फ्रीडम या ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो अलग अलग देश में, अलग अलग सरकारों में कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं और सारे ही देश कुछ अलग अलग वैल्यूज को, प्रिंसिपल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स हुए जैसे कौटिल्य, एरिस्टोटल, रूसो, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया है। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी है, अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। जैसे कि रूसो, मार्क्स, गांधी जी, ये लोग पॉलिटिशियंस नहीं थे पर इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस किया। आज भी हम मार्क्स को पढ़ते हैं, रूसो को पढ़ते हैं, गांधी जी की आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं। इसीलिए इन सब की अच्छी अंडरस्टैंडिंग जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट स्टडी द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटी एंड ऑल्सो कंसीडर आवर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। अच्छा, ये जो सारी चीजें हमने इसमें जानी कि ये प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो है हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, पर इनकी जरूरत आखिर क्यों है, ये टॉपिक आगे आएगा। लेकिन फिर भी हमें ये समझना है जैसे आज जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं क्या वो ट्रेंड्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे या फ्यूचर में हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है वो चेंज होगा। अगर वो सिस्टम चेंज होगा तो क्या उसमें चेंजेस आएंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हम पहले से जान लेंगे। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमें पॉलिटिकल थ्योरी ही पढ़कर समझ में आएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो हैं आगे आ सकती हैं और हम अपने कैसे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल लाइफ में पॉलिटिकल थ्योरीज जो होती हैं उनको हम कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कैसे यूज कर सकते हैं। क्या पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सिर्फ किसी बाहरी दुनिया से रिलेटेड है या सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम डेली की अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। जैसे कि हमारे घर में क्या हो रहा है,
भाई को कितनी आजादी मिल रही है, बहन को कितनी आजादी मिल रही है, कौन पढ़ने जा सकता है, कौन पढ़ने नहीं जा सकता है, हमारे हमारी बाहरी सोसाइटी में किसको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें पॉलिटिक्स से ही तो रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से ही तो रिलेटेड है। तो इन सबको हम किससे समझ सकते हैं? पॉलिटिकल थ्योरीज से समझ सकते हैं, उनके वैल्यूज से समझ सकते हैं, उनके प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज, हम बार बार इनकी बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी क्या होती है, जस्टिस क्या है, फ्रीडम क्या है। या आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनका बेसिक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो यही है कि ये सारी जो थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारी गवर्नमेंट को रन करने का काम करते हैं। Political theorists clarify the meaning of political concept by looking at how they are understood and used in ordinary language. They also debate and examine the diverse meanings and opinions in a systematic manner. Political theorists ने clarify करने की कोशिश की है कि ये जो political theories हैं, concepts हैं, उनको आम भाषा में कैसे समझाया जा सके, आम भाषा में लोग कैसे उसको समझ सके। उन्होंने इस पर डिबेट भी की है, अलग अलग ओपिनियन दिए हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में उसको अरेंज करने की कोशिश की है। इसी की वजह से जो इक्वलिटी है, या इक्वलिटी को समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से क्या रिलेशन होता है, ना कि हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि एक चीज जो है, उसकी एक वस्तु है, उसका दूसरी वस्तु से क्या लेना देना है, क्योंकि वस्तु के कोई ओपिनियन नहीं होते, लोगों के होते हैं। Example, people often jump into queue in shops or doctors' waiting rooms or government offices. Some people cannot have the access to these shops and goods services because of monetary constraints. बहुत सारे लोग हैं जो दुकान में जाकर सामान खरीद सकते हैं, किसी ऑफिस में जा सकते हैं, कुछ लोग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। तो हम क्या यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इक्वलिटी देख रहे हैं। क्या इक्वलिटी है? नहीं है। Thus, our idea of equality is quite complex. Also, the reason behind the many definition is because the meaning of equality is dependent on the context. क्यों? क्योंकि इक्वलिटी जो है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड नहीं कर रही होती, उसके अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सिचुएशन है। इक्वलिटी हम ये नहीं कह सकते कि सबको एक बराबर पैसा बांट दो तो सब एक बराबर हो जाएंगे। कुछ जैसे मार्क्स हैं या जॉन रॉल्स हैं, उनकी इक्वलिटी की डेफिनेशन या आइडियोलॉजी ही अलग अलग है। मार्क्स कहते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा, उनसे पैसे लो, और जिनके पास नहीं उन्हें दे दो। या प्रोडक्शन करने का जो राइट है वो जिन लोगों के पास पहले नहीं था उनको दे दो। जॉन रॉल्स कहते हैं कि नहीं, सबको इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करो, और जिसको बाद में कम ज्यादा जरूरत है उसको और फिर से दे दिया जाए। मतलब वो कहते हैं कि पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, फिर जो नीडी पीपल हैं उनको हम और हेल्प कर सकें। तो सबकी इक्वलिटी की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और उसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। लोगों को समान लाने की सबकी अपनी अलग सोच है। Why should we study political theory? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं? पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की हमें जरूरत क्यों है? हमने समझ लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, उसमें कौन कौन से वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सबकी डेफिनेशंस अलग अलग हैं, किस थिंकर ने उसके बारे में क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, ये अलग अलग चीजें हमने जाननी है। लेकिन हम ये जानेंगे कि हमको जरूरत क्यों है इन सारी चीजों को पढ़ने की, समझने की। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है आज के हर फील्ड के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, इकोनॉमिकल लाइफ हो, हर जगह पॉलिटिकल थ्योरी काम आती है। हम कोई भी जॉब परस्यू करने जाएं, चाहे वो टीचिंग जॉब हो, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, या कोई भी काम करें, वो पॉलिटिक्स से ही इन्फ्लुएंस्ड रहता है, पॉलिटिकल लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। हम अभी तो स्टूडेंट है, आगे चलकर हम कोई जॉब परस्यू करेंगे, फ्यूचर में कोई करियर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे लिए रिलेटेबल है। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। दूसरी बात, जब
एज ए सिटीजन हम वोट करते हैं, एज ए सिटीजन हम वोट करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए हमें ये समझना है ना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, तभी हम किसी को वोट दे सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी डेमोक्रेसी को चलाने का काम करते हैं। Thirdly, हमें क्यों पढ़ना है? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज इन आवर लाइफ्स. Discrimination of various sorts is encountered by people in everyday in families, schools, colleges, shopping malls and other places. Political theory encourages us to examine our ideas and emotions about political matters. ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल ये जो फ्रीडम है, इक्वलिटी है, सेकुलरिज्म है, ये एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज ना हो। ये रोजमर्रा के जीवन में हम इनसे कहीं ना कहीं टकराते ही रहते हैं। कहीं स्कूल में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं कॉलेज में हो रहा है, कहीं शॉपिंग मॉल्स में हो रहा है। तो उससे निकलने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें एनकरेज करती है इन सारी चीजों से निपटने के लिए। Finally, as a student, we enjoy participating in debates and allocations of competitions. We have opinions about what is right or wrong, just or unjust, but we are unsure they are reasonable. हम स्कूल में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने जो भी लॉजिक होते हैं उनको रखते हैं, लेकिन इसके लिए हमें समझ कहाँ से आती है? जब हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, किसी थिंकर को पढ़ते हैं, अलग अलग थिंकर्स को हम क्रिटिकली एग्जामाइन करते हैं कि उन्होंने उसके बारे में क्या क्या कहा है, दूसरे थिंकर ने उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है, तभी हम जाकर एक रीजनेबल डिबेट को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें रैशनल होकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझें। कॉमन गुड और सोसाइटी के वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझें। नेक्स्ट, रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज इन इंडिया। आगे की स्लाइड में हम ये जानेंगे कि रेलेवेंस क्या है, उनकी प्रासंगिकता क्या है, इंडिया में पॉलिटिकल थ्योरी इतनी रेलेवेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है आज के समय में। अगर ये डेमोक्रेसी है तो इस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशंस है और कुछ राइट्स हैं। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हैं, कई सारे एक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें हमें किस तरीके से अपने सिस्टम को चलाना है वो सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन क्या बिना पॉलिटिकल थ्योरी को जाने, या हमारे पास कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं होती, हमारे पास कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती, हमारे पास कौटिल्य जैसे थिंकर नहीं होते, गांधी जी जैसे थिंकर नहीं होते, जयप्रकाश नारायण जी जैसे पॉलिटिकल लीडर्स ना होते, तो क्या हमारे पास ये पॉलिटिकल थ्योरीज होती? नहीं होती। और आज भी हमारी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए, एक अच्छे देश को बनाए रखने के लिए, आगे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र बने रहने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। India is free and independent, but caution regarding freedom and equality have not ceased to crop up. We can broadly find the relevance of modern political thought in India. It concerned with the following. बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडिया फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन फिर भी रोज ऐसी चीजें हमको सुनाई देती हैं जहां पर बहुत सारी फ्रीडम और इक्वलिटी से रिलेटेड इश्यूज आते रहते हैं। कहीं किसी को लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है, कहीं किसी को कलर के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कहीं रिलीजन के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी फ्रीडम और इक्वलिटी को कहीं ना कहीं उन पर संदेह प्रकट करती हैं। Firstly, the issues concerning the freedom, equality and democracy arise in many areas of social life. They are being implemented in different sectors at different phases. Example, equality may exist in political sphere in form of equal rights, but it may not exist to same extent in social and economic spheres. कहते हैं जैसे इक्वलिटी की अगर हम बात करें या फ्रीडम की हम बात करें,
तो हमें पॉलिटिकल स्फीयर पे तो फ्रीडम और इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमने फंडामेंटल राइट्स दे दी। वहां पर आपको 6 राइट्स दिए गए, उनमें भी अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उनको भी अलग तरीके से जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसके बारे में डिटेल में दिया गया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सारी चीजें हैं, पर सोशल लाइफ में ऐसा है क्या? इकोनॉमिकल लाइफ में ऐसा है क्या? सोशल लाइफ में हर व्यक्ति स्कूल जा रहा है क्या? उसके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना है क्या? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 वक्त के खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी है? क्या फ्रीली हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर हमारे लिखने पर, हमारे बोलने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। हाँ, वो प्रतिबंध जरूरी है, उनको हम फ्रीडम के टॉपिक में समझेंगे, पर एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट इक्वलिटी हमको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्फीयर पर नहीं दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर हर किसी को वो नहीं मिल पा रही है। सेकेंडली, through freedom is guaranteed in our constitution, we encounter new interpretation all the time. Example, right to life has been interpreted by courts, include the right to livelihood. ऐसा भी है कि फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। फ्रीडम के अंदर हमने राइट टू लाइफ तो दे दिया था। आर्टिकल 21 कहता है कि हर व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, पर क्या उसके पास अगर खाने के लिए कुछ भी ना हो तो वो जीवित रह सकता है क्या? तो आगे चलकर जब कोर्ट के पास ऐसी चीजें गई, जैसे बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा था, तो हम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए कि अगर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता रहेगा तो क्या आर्टिकल 21 को हम फुलफिल कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो बाद में एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना भी राइट टू लिव के अंदर शामिल किया गया, आर्टिकल 21 के अंदर शामिल किया गया। इसी तरीके से राइट टू लिवलीहुड कि किसी को भी आजीविका का अधिकार है, उसको जीवित रहने के लिए एक रोजगार सृजन का अधिकार है। वो अपनी दुकान चला सकता है, कहीं भी कुछ बेच सकता है, कुछ उस पर पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन लाइवलीहुड को भी हमने आर्टिकल 21 में शामिल किया है। राइट टू लिव में उसको शामिल किया गया है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें जब हमको समझ में आती है कि हमारे लिए जरूरी है, तो तभी ये हमें समझ आ सकती है जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को जाने। तो यही सारा रेलेवेंस जो है आज इंडिया में दिखाई देता है। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी नहीं समझेंगे तो हमारे कौन से अधिकार हैं, किन चीजों को हमें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करवाना है, किन की डिमांड्स हमें गवर्नमेंट से करनी है, जब तक हमको पॉलिटिकल थ्योरीज नहीं पता होंगी, वैल्यूज नहीं पता होंगे, प्रिंसिपल नहीं पता होंगे, हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। इसी तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसके लिए भी एक नया लॉ बनाया गया। ये भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बाद में शामिल किया गया है। 2005 में हमारे लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है। तो इस तरीके से जब हमने पॉलिटिकल थ्योरी को समझा तो हमें समझ में आया कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन चीजों को हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं मांग सकते। गवर्नमेंट कह देती है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी के बेसिस पर या कॉन्फिडेंशियलिटी के बेसिस पर उनको आपके सामने नहीं दी। तो ये इन्हीं सारी चीजों की डिमांड तब की जा सकती है जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से समझ जाएं। Thirdly, as our world changes, we may discover new dimension of freedom as well as new threats to freedom. जैसे जैसे हमारी दुनिया चेंज हो रही है, फ्रीडम की डायमेंशंस भी चेंज हो रहे हैं। फ्रीडम के लिए नए खतरे भी उभर के आ रहे हैं। जैसे आज आप बहुत सारे मूवमेंट्स देखते हैं, जैसे कहीं पर भी जंगल को काटा गया तो हमने डिमांड की, लोगों ने उसके लिए मूवमेंट चलाई कि नहीं, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, इनको बचाया जाना चाहिए। तो उस पर एक्शन लिया, कोर्ट ने कोई एक्शन लिया। तो ये क्या है, ये हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एक दूसरे से बड़ी जल्दी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन यही जो ग्लोबल कम्युनिकेशन है टेक्नोलॉजी के थ्रू, उससे बहुत सारे खतरे भी पैदा हो रहे हैं। जैसे कि टेररिस्ट है, वो एक दूसरे से बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या स्मगलर्स हैं, वो बहुत जल्दी एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बच जा रहे हैं, एक दूसरे जगह पर छुप जा रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर या कम्युनिकेशन पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है तो हमारे सिस्टम में भी कुछ बदलाव लाए जाने चाहिए। एब्सोल्यूट फ्रीडम या एब्सोल्यूट लिबर्टी किसी को भी नहीं मिल सकती।
इसीलिए एज अ रिजल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द नेट। तो यही सवाल पैदा होता है कि हमें कितना फ्रीडम देना चाहिए, इंटरनेट के थ्रू हमें कितनी आजादी हो कि हम बोल सकें या कुछ लिख सकें। इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए या हर किसी को एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलना चाहिए, एक सवाल है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, लोगों ने उसको अपने नजरिए से देखा और अपनी लैंग्वेज में यूज किया। आज क्या होता है कि जब हमको लगता है कि किसी पॉलिटिकल थ्योरी को हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं, फलाने व्यक्ति ने या किसी दार्शनिक ने ऐसा कहा था। जैसे मार्क्स की आइडियोलॉजी है जिसको हम कम्युनिज्म बोलते हैं, तो कम्युनिज्म को लेकर बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं पैदा हो गई है। नक्सलिज्म भी इसी विचारधारा को लेकर चलता है कि हमारे अधिकारों को छीना गया है तो हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे, पर क्या हम उसको सही तरीके से उनकी आइडियोलॉजी को यूज कर रहे हैं या गलत तरीके से उनकी आइडियोलॉजी को यूज कर। तो ये सवाल पैदा होता है कि कितना फ्रीडम जरूरी है, कितना फ्रीडम नहीं। ये आगे हम फ्रीडम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे हमें ये समझना है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, एक सोच है, एक विजन है जो हमको बेहतर दुनिया और बेहतर समाज की ओर ले जाता है। इस चैप्टर को आगे डेप्थ में पढ़ने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।